जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ रेड काफी थका हुआ होता है। रेड कहता है माइको क्या मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ, मैं काफी थक चुका हूँ। इजाबेल कहती तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसी तरह चलते रहो और स्पीड बढ़ाने के लिए और ताकत लगाओ। रेड कहता है जैसी आपकी इच्छा, और अपना काम करने लगता है। और हम देखते वो एक कैरेज को खींच रहा होता है जिसमें इजाबेल बैठी होती है। इजाबेल कहती तुम्हें क्या लगता है इस स्पीड से हम अपनी मंजिल में कब तक पहुंचेंगे? रेड कहता है मेरे पास कोई पैलमून स्टोन नहीं है, इसीलिए मैं लकड़ी की इसी तरह की कैरेज को ही बना सकता हूँ, इसे चलाना बहुत ज्यादा कठिन है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। रेड कहता आखिर ये क्या चल रहा है? जिसके बाद हम आवाज की तरफ देखते हैं जहाँ मार्विन बाटे डीमन टाइप के कुछ सोल्जर से बच के भाग रहा होता है। सोल्जर कहते हैं अब तुम कहाँ जाओगे, तुम हमसे बच नहीं सकते, हम अपने पिलर का बदला चुरा लेंगे। और वो उस पर अपने टेंटिकल से अटैक कर देते हैं, लेकिन मार्विन उनके अटैक को डॉज कर लेता है। पर तभी एक डीमन उसके पीछे आके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मार्विन अपने हैमर की यूज करके एक रोबोटिक हैंड बना लेता है और उस डीमन पे ही अटैक कर देता है। पर दूसरे डीमन उस पर दोबारा अटैक कर देते हैं, जिन्हें देख के मार्विन दोबारा अपने हैमर की यूज करके अपने रोबोटिक हैंड में 3 ब्लेड बना लेता है जो कि उन डीमंस को खत्म कर देती हैं। लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है, वो काफी थक चुका होता है। मार्विन कहता है मैंने काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ का यूज कर लिया है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा और किंग को इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी, मैं उसे कामयाब होने नहीं दे सकता। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि उसके पीछे एक कुनाई लगी होती है और बहुत सारी कुनाई उसकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वो एक शील्ड बना के उन सभी से बच जाता है और अपनी कुनाई को निकालते उन डीमंस की तरफ देखने लगता है। डीमन कहते हैं भले ही हमारा प्लेयर तुम्हारे हाथों मर गया हो, लेकिन हम उसके साथ ही अभी भी जिंदा है, हम तुमसे उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे, इसीलिए अपनी जान बचाकर भागने के बारे में सोचना भी मत। तभी मार्विन अपनी शील्ड में 2 कैनन को फौज कर लेता है और अपने हैमर का यूज करके सीधा उनसे डीमन टाइप की तरफ फायर कर देता है, जिससे कि काफी ज्यादा डीमन मारे जाते हैं। एक डीमन कहता है इस डॉट में अभी भी इतनी ज्यादा पावर बची है। उसके साथ का डीमन कहता है चिंता मत करो, पूरा दिन हो चुका है, वो जरूर पूरी तरह थक चुका होगा। यह सच में मार्विन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो बेहोश होने लगता है। मार्विन कहता है मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, नहीं मुझे खड़ा होना होगा अपने फादर अपने एम्पायर के लिए। तभी उसके आसपास पक्षियों के पंख गिरने लगते हैं, जिन्हें देख के वो चौंक जाता है। तभी उसकी कैनन कट जाती है और वो भी बहुत जख्मी होकर दूर जाके एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। मार्विन कहता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो भी यहाँ आएगा। डीमन सोल्जर भी देख के काफी हैरान होते हैं, क्या ये वो है? ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो भी यहाँ है? और तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है जो होता है डीमन आर्मी के 12 पिलर में से एक, रैंक 1 शैडो पिलर डार्क कूलो। यहाँ दूसरी तरफ ये सभी रेड और इजाबेल दूर से देख रहे होते हैं। रेड कहता है कोई नहीं इजाबेल, चलिए चल के उस डॉग को बचाएं। और सोचने लगता है भले हमारा स्टाइल एक जैसा ना हो, लेकिन उस चीज को देख के जिसे उसने कुछ समय पहले फौज करने के लिए इस्तेमाल किया था, उस डॉग के हाथों में जो स्टोन है वो जो पैलमून स्टोन है। और वो इजाबेल से कहता है माइको आप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, क्या आप प्लीज मदद कर सकती हैं? जब तक हमारे पास वो हैमर है हम बहुत जल्दी बाकियों को ढूंढ लेंगे। लेकिन इजाबेल साहब मना कर देती है, मैं मना करती हूँ, अभी तक मेरे पास मेरी मैजिक पावर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, मैं इन बेकार कामों के लिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। इसके अलावा उस इंसान का सामना करना आसान नहीं है, वो कभी मेरे फादर का वफादार स्टूडेंट था। डैड कहता है क्या आपके फादर, क्या आप कहना चाहती हैं वो डीमन किंग का स्टूडेंट है? लेकिन आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, जब तक हमारे पास वो स्टोन है हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। इजाबेल कहते तो फिर तुम अकेले जा सकते हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगी। यहाँ डार्कुला मार्विन की तरफ बढ़ रहा होता है। मार्विन कहता है तुमसे यहाँ मिलकर मुझे लगता है मुझे अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा, और डार्कुला उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ स्मोक फैल जाती है और 2 हाथ आके मार्विन उसके हैमर को पकड़ के कैरेज में बैठा देते हैं, जो कि रेड ने किया होता है। रेड कहता है पहला काम तो उन्हें भटका के टारगेट को बचाना, अब दूसरा काम है पूरी तेजी से पीछे हटना और यूवी के पास पहुंच के बिना समय गवाए यहाँ से बच के निकलना। और वो अपने पेन से कैरेज को पावर देकर उसे भगाने लगता है, लेकिन तभी उसके सिर के ऊपर डार्कुला के वेपन का एक स्ट्राइक निकलता है, जिसके एक ही अटैक से पूरे जंगल के पेड़ कट जाते हैं। रेड कहता है घबराना नहीं है, मुझे अपनी स्पीड बढ़ा के यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी उसकी कैरेज रुक जाती है क्योंकि उसके पेन का स्टोन पूरी तरह खत्म हो गया था, जिससे रेड की हालत खराब हो जाती है। मेरे पेन की पूरी पावर खत्म हो गई है, अभी क्यों हुआ? तभी डार्कुला भी उसके ऊपर आ जाता है और सीधा उस पर स्ट्राइक कर देता है, जो अटैक जमीन को छीनता हुआ सीधा रेड की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसे केवल एक छोटा सा कट बस लगता है, जबकि उसके आसपास का एरिया पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेड कहता है मुझे लगता है मैं मर चुका हूँ, लेकिन तभी वो ऊपर देखता है जहाँ इजाबेल ने डार्कुला के अटैक को रोक लिया होता है। दोनों एक दूसरे को बड़ी सीरियस नजरों से देख रहे होते हैं, जिसके बाद इजाबेल रेड के पास आ जाती है। रेड कहता है यो भाई मेरा मतलब कोई नहीं से निकालने मेरी मदद करें ताकि हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ सकें। इजाबेल कहती है परेशानी पैदा करने वाली सर्वेंट, तुम्हारे कारण मुझे तुम्हें बचाना पड़ रहा है। तभी इजाबेल उसकी फेस पे लगे कट को नोटिस करती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। रेड कहता है क्या हुआ, क्या मैंने उसे फिर से गुस्सा दिला दिया? तभी इजाबेल डार्कुला की तरफ चार्ज कर देती है। रेड कहता है रुको अभी मत जाओ, पहले मेरे स्टोन को निकालने में मदद करो। लेकिन इजाबेल उसकी बात को इग्नोर करके सीधा डार्कुला पे अटैक कर देती है, जिसे कि डार्कुला रोक लेता है, पर उनके अटैक से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगते हैं, जो देख के डीमन सोल्जर भी हैरान हो जाते हैं आखिर ये कौन है, ये तो हमारे पहले पिलर को टक्कर दे रही है, ये फाइट पूरी तरह से हमारे बस से बाहर, हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तभी उसके साथ का डीमन कहता है कैप्टन वहाँ देखो, वहाँ एक इंसान है, पहले उसे खत्म कर दें। जिनकी बातें इजाबेल भी सुन लेती है और बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उनकी तरफ भी स्ट्राइक कर देती है, जिससे बहुत सारे डीमन खत्म हो जाते हैं। इजाबेल कहती है मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा और वो अपने अग्रेशन मून अटैक को तैयार कर लेती है। डार्कुला भी उसे काउंटर करने के लिए अपने इविल क्राउल अटैक को तैयार कर लेता है और दोनों अपने अपने अटैक को लॉन्च कर देते हैं, जिनके टकराते उनके प्रेशर से कई डीमन वहीं पे खत्म हो जाते हैं। साथ ही एक सौंपे बहुत तेजी से रेड की तरफ भी बढ़ रही होती है, लेकिन इजाबेल सही समय पे आकर उसको बचा लेती है। डार्कुला भी नीचे आ जाता है और अपनी वेपन की तरफ देखता है, जिसमें कोई भी फर्क
फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उस पर छोटे छोटे कट आ गए थे। डार्कुला कहता है इजाबेल मुझे याद है तुमने गॉड ऑफ स्वॉर्ड से स्वॉर्डमैनशिप सीखी थी और फिर सीखना छोड़ दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप इसके लिए इतनी बेहतर होंगी। इजाबेल कहती है मुझे भी याद है तुम पहले एक एरोगेंट कमांडर थे डार्कुलो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद को इतना नीचे गिरा के एक पिलर जनरल बन जाओगे, यहाँ तक कि लीलैंड के कुत्ते बन जाओगे। यहाँ दूसरी तरफ डीमन सोल्जर्स की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। एक डीमन कहता है शैडो पिलर और सियोमन के बीच की बातचीत क्या ऐसा सच में हो सकता है कि वो कोई इजाबेल हो। दूसरा डीमन कहता है बकवास करना बंद करो, ये नामुमकिन है, भला कोई इजाबेल का फॉर्म एक ह्यूमन की तरह कैसे हो सकता है। तभी उनकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा आने लगता है जो कि क्वीन से निकल रहा होता है, जिसे देख के वो सभी डर जाते हैं। वो बंदा डरते हुए कहता है लेकिन ये ऑरा आखिर क्या है। उसके साथ का डीमन कहता है क्वीन इजाबेल अभी भी जिंदा है, यदि ऐसा है तो हमें किसकी मदद करनी चाहिए। तभी उनका कैप्टन चिल्लाने लगता है तुम बेवकूफ हो, तुम सभी क्या देख रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी करंट क्वीन लिलियन है। इसके अलावा इजाबेल अब डीमन ट्राइब की गद्दार है, हम डीमन ट्राइब केवल सबसे स्ट्रॉन्ग को पहचानते हैं। और लिलियन ने कहा था जो भी इजाबेल को पकड़ लेगा वो उसकी एक इच्छा पूरी करेंगी, जो सुन के सभी का डर खत्म हो जाता है और सभी लोग शांत हो जाते हैं। एक बंदा कहता आखिर वो यूं ही टीम का कैप्टन नहीं है। पलक झपकते उसने चीजों को संभाल लिया और सभी को शांत कर दिया। तभी कैप्टन कहता है इसके अलावा शैडो प्लेयर भी हमारे साथ है, सभी लोग खड़े हो जाओ और हमले के लिए तैयार हो जाओ। जो सुन के सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ डार्कुलो भी अपना वेपन निकाल लेता है और उसका पूरा शरीर पंख से ढकने लगता है। इजाबेल कहती है रेड मेरे पीछे आओ और मुझे कसकर पकड़ लो। जो सुन के रेड शर्माने लगता है। इजाबेल कहती है जल्दी करो और वो उसे पकड़ लेता है। इजाबेल कहती है वो आदमी सीरियस है, कसकर पकड़ो। तो मैं कसकर पकड़ना है और छोड़ना नहीं है, हर दिशा से हमला होगा। रेड सोचता है तुमने चीजों को खराब कर दिया है, तुम्हें मुझे पैलमून स्टोन पाने में मदद करनी चाहिए और फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन अभी मैं इस फीलिंग का आनंद ले रहा हूँ। यह डीमन सोल्जर भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। शैडो पिलर अभी सीरियस है, चलो इसका फायदा उठाएं और जीत अपने नाम करें। फर्स्ट पिलर के साथ हमें डरने की जरूरत नहीं है, चलो हमला करें। यह दूसरी तरफ डार्कुलो के पंख बड़े बड़े हो जाते और चारों तरफ फैलने लगते हैं, जो देख के इजाबेल सीरियस हो जाती है। डार्कुलो भी बहुत सीरियस मूड में होता है। सभी डीमन सोल्जर उन पर अटैक कर देते हैं, पर इससे पहले वो उन पर अटैक कर पाते हैं डार्कुलो के फेदर से वो सभी छोटे छोटे पार्ट में कट जाते हैं, जिससे वहाँ खून की बारिश होने लगती है। इजाबेल सोचती है क्या ये वो है, जिसके बाद डार्कुलो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। इजाबेल कहती है डार्कुलो इसका क्या मतलब है। डार्कुलो कहता है इजाबेल मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा, और क्रो में बदल के वहाँ से निकल जाता है। इजाबेल सोचती है क्या उसने लीलैंड के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा नहीं की है। तभी रेड कहता है उसकी एबिलिटी बहुत भयानक थी, किस्मत से वो हमारी साइड था। तभी क्वीन कहती है आखिर तुम मुझे कब तक पकड़े रहोगे। जो सुनकर रेड डर जाता है और उसे छोड़ देता है। रेड कहता आखिर आपकी ऑर्डर के बिना मैं आपको कैसे छोड़ सकता था। हाँ मुझे याद आया वो पैलमून स्टोन, लेकिन वो इजाबेल कहती है लेकिन क्या। रेड कहता है योर मैजेस्टी यदि आप इस तरह जाएंगी तो सभी को आपके बारे में पता चल जाएगा। इजाबेल कहती है कितना परेशानी भरा है और वो अपने हॉर्न को गायब कर लेती है। यहाँ रेड को भी पैलमून स्टोन मिल जाता है जिसे वो अपने पेन में लगा लेता है, जिससे उसका पेन पहले की तरह बहुत बड़ा हो जाता है। रेड कहता है इजाबेल अब से तुम्हारी रक्षा करने की बारी मेरी है, लेकिन इजाबेल उसे इग्नोर करके कैरेज में चढ़ जाती है। रेड कहता है उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इजाबेल कहती है कि हम इस डॉर्क को भी ले जाने वाले हैं, जिसके बाद हम डॉर्क एम्पायर को देखते हैं जहाँ एक डीमन उन पर अटैक कर रहा होता है। डीमन कहता है सभी लोग हमला करो, चलो उनके डिफेंस को बर्बाद कर दें। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा हैमर आके उसे बहुत बुरी तरह कुचल देता है। तभी बाकी डीमन भी उन पर अटैक करने लगते हैं। सोल्जर कहते हैं सभी लोग हमला करो, हमें पता चल गया इनका डिफेंस कैसे काम करता है। दूर से हमें इनके कैनन से बचना होगा और पास से उन बड़े से हैमर्स का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा उन बेकार डॉर्फ के पास कोई और ट्रैक नहीं है, लेकिन डॉर्फ अपनी कैनन की दिशा को मोड़कर उन्हें नीचे करके फायर कर देते हैं, जिससे बहुत सारे डीमन सोल्जर खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी कोई डॉर्फ की कैनन पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। डॉर्फ कहते हैं डीमन टाइप की एयरफोर्स भी आ गई है, ये बैटल तो अभी भयानक होते जा रही है। क्या डीमन टाइप हमें कुचलने के लिए नहीं ज्यादा डेस्परेट है। इन्वेस्टिगेशन यूनिट दीवारों की मरम्मत कैसी चल रही है। बहुत ही जवाब आता है इस समय हमारे डिफेंस फोर्सेस की एनर्जी काफी ज्यादा कम है, उनकी काम करने की क्षमता 30% से कम हो गई है। इसके अलावा प्रिंस बार्टे अभी तक वापस नहीं आए हैं नॉर्थ ईस्ट में बड़ी कैनन्स को चलाने के लिए। हमें 10 स्केल्ड डॉर्फ की जरूरत है। इसके अलावा हमें वेस्ट की तरफ भी सोल्जर्स की जरूरत है, वहाँ पे हमारा डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। जिसके बाद हम डॉर्फ्स के एम्पायर को देखते हैं जो कि एक चलता फिरता बहुत बड़ा सा टैंक होता है। तभी उनकी बड़ी कैनन पे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े आके चिपक जाते हैं और फट जाते हैं, जिससे उनकी कैनन डिस्ट्रॉय होने लगती है। एक डॉग कहता है हमारी बड़ी कैनन कैसे टूट गई, आखिर क्या हो रहा है। तभी उसके ऊपर कोई आ जाता है और वो रिपोर्ट कहता है ऊपर दुश्मन है, सभी लोग सावधान रहें। यहाँ ऊपर वाला बंदा अपने मुंह से एक अंडा निकालता है और ये बंदा होता है 12 प्लेयर जनरल में से एक रैंक 4 इंसेक्ट प्लेयर जनरल किलियन। तभी वो अपने हाथ में पकड़े अंडे को डॉग की तरफ फेंक देता है, जिससे छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं जो कि एक्सप्लोडिंग मैफैली होते हैं, जिनका डेंजर लेवल सी है, लेकिन ग्रुप में इनका डेंजर लेवल ए हो जाता है। वो सभी कीड़े डॉग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनके पास जाके एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक डॉग हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कहते हैं कि सभी को बता दिया जाए कि उड़ने वाले कीड़ों से सावधान रहें, जो कि पास आके एक्सप्लोड कर जाते हैं। जल्दी से एम्पायर की दिशा बदलें। बहुत से आंसर आते हैं कि हम एम्पायर की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमें इसे सही करने में काफी समय लगेगा। जिसके बाद हम एक स्लाइम को देखते हैं जो कि उनके एम्पायर के पहियों में फंसा होता है, जिससे पहिए जाम हो गए तो एम्पायर एक जगह रुक गया था। जिसके बाद वो स्लाइम वापस आके अपने नॉर्मल साइज में आने लगता है। वहाँ खड़ी लड़की कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंसेक्ट किलर की बेकार एबिलिटी किसी और काम भी आ सकती है। और वो लड़की एक डॉग की बॉडी को अलग अलग बॉडी पार्ट लगा के सिल रही होती है। स्लाइम कहता है सिस्टर सोसो बैटलफील्ड काफी खतरनाक है, यदि आपके पास कोई और ऑर्डर है तो मैं उसे आपके लिए पूरा कर दूंगा। सोसो कहती है मुझे बैटलफील्ड काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ मिलने वाले आइटम्स की कोई सीमा नहीं है और आप उनसे बहुत सारी दिलचस्प डॉल बना सकते हैं। स्लाइम कहता है ओ डियर यदि तुम्हें ला से चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें ला दूंगा। सोसो कहती है कोई जरूरत नहीं है, मुझे उन बॉडीज की जरूरत नहीं है जिन्हें तुम
तुमने छुआ हो, तुम केवल मुझसे दूर रहो। जिसके बाद हमें इनके बारे में पता चलता है, जो कि दोनों ही 12 प्लेयर के मेंबर्स हैं। स्लाइम है रैंक 9 जनरल स्लाइम प्लेयर जनरल म्यूकस, और लड़की है रैंक 6 जनरल नीडल प्लेयर जनरल सोसो। तभी वहाँ इंसेक्ट प्लेयर भी आ जाता है। किलियन कहता है म्यूकस तुम अभी भी सिस्टर सोसो को परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ऐसा ना करो, मुझे डर है कहीं तुम कॉस प्लेयर को नाराज न कर दो। म्यूकस सोचते ये बेवकूफ जिसे मैं नापसंद करता हूँ ये मुझे डिस्टर्ब करने के लिए दोबारा आ गया। किलियन कहता मैं यहाँ फोर्टिफिकेशन का ध्यान रखता हूँ, सभी सोल्जर अंदर जाओ। सोसो कहती कुछ लोगों को बचाना मत भूलना, मुझे अभी बहुत सारी डॉल बनानी है। जिसका डीमन सोल्जर सीधा डॉग पर अटैक कर देते हैं। एक डॉग कहता हमने दीवार का ये हिस्सा खो दिया, तभी एक डीमन से खत्म कर देता है। यह डॉग के कैसल के अंदर भी बहुत उथल पुथल होती है। कुछ सोल्जर्स को हेल्प के लिए भेजा जा रहा होता है तो कुछ को दीवार की मरम्मत के लिए। मेडिकल टीम भी काफी ज्यादा बिजी होती है, उनका पूरा कैंप भर गया होता है। जिसके बाद हम एक डॉग को देखते हैं जो कि बहुत तेजी में किंग को रिपोर्ट करने के लिए कैसल के अंदर चला जाता है। वो कहता है डीमन ट्रैप ने हमारे डिफेंस को तोड़ दिया है, अब हम उन्हें और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। किंग कहते हैं मुसीबत के समय खुद पर नहीं, हालात को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। इस एम्पायर के पास अभी भी मैं हूँ। और ये होते हैं डॉर्प एम्पायर के किंग मार्विन खान। तभी सेकंड प्रिंस मार्विन लुलन कहता है फादर आप उसका इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोच सकते, कृपया अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। किंग कहते हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए मेरी हेल्थ केवल एक छोटी सी कीमत है। और वो कुछ स्टोन का यूज करके प्रोजेक्शन बना के बाहर के हालात को देखने लगते हैं। किंग सोचते हैं बार्टे की मौत जरूर डीमन टाइप के हाथों ही होगी, और अब मेरी मेंटल हेल्थ भी काफी कमजोर हो रही है। हालांकि मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगा, लेकिन अगर ये मेरे एम्पायर के लिए है तो मैं अपनी जान देकर भी डीमन टाइप को बाहर निकालूंगा। और वो अपनी स्टिक को एक जगह फंसा के अपनी पावर को यूज करने लगते हैं, जिससे उनके एम्पायर की दीवारों में ब्लेड निकल आती हैं और दीवारों पे चढ़ रहे डीमन बहुत बुरी तरह कट जाते हैं। म्यूकस कहता है ये तो काफी परेशानी वाली बात है, वो फिर से कोई नई ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोसो कहती है वो केवल बेकार कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। तभी कैसे से बड़े बड़े मैकेनिकल हैंड निकल आते हैं जिनमें ब्लेड और कैनन भी लगी होती है। जो हैंड डीमन सोल्जर्स को खत्म करके उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे बचने के लिए किलियन और सोसो हट जाते हैं, लेकिन म्यूकस दो हिस्सों में कट जाता है। म्यूकस कहता है कितना परेशान करने वाला है, और वो दोबारा सही होने लगता है। जिसके बाद हम डीमन टाइप के फौजर्स को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सा हाथ बना रहे होते हैं। एक डॉग कहता है किंग और हमारी वाइफ फ्रंट लाइन में फाइट कर रहे हैं, हमें इसे जल्दी से खत्म करना होगा। उसके साथ का डॉग कहता है आउटर आर्मर 80% कंप्लीट हो गया है। तभी दूसरा डॉग कहता है बहुत अच्छे, बिल्डिंग भी 70% कंप्लीट हो गई है, हमें और तेजी से काम करना होगा जिससे हम किंग का बोझ कम कर सकें। और हम देखते हैं वो हाथ लगभग बन गया होता है। जिसके बाद हम डीमन प्रेस को देखते हैं। किलियन कहता है हमारी खुफिया जानकारी के हिसाब से फर्स्ट प्रिंस एम्पायर में नहीं है, क्या इसीलिए वो बूढ़ा किंग मदद करने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। सोसो कहती फाइट शुरू होने के बाद से हमने काफी सोल्जर्स को खो दिया है, ऐसा लगता है अब हमें उनके साथ शामिल होना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ किंग उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे उनकी हेल्थ और भी खराब हो रही थी। किंग कहते हैं बाटे के सहयोग के बिना और ये जानते हुए कि मेरी बॉडी पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रही जैसे वो पहले थी, अब मेरी फॉर्जिंग पावर 30% से भी कम हो गई है। तभी उनका मैकेनिकल हैंड उनके कमांड को फॉलो करना बंद कर देता है, और हम देखते हैं सैंड में बहुत सारे धागे लगे होते हैं जिन्हें सोसो कंट्रोल कर रही होती है। सोसो कहती है क्या एक किंग की फॉर्जिंग है, जिसके दम पर डॉग टाइप खुद को इतना पावरफुल होने का दावा करती है। यदि ऐसा है तो मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा है। किलियन भी अपने इंसेक्ट्स को एक हाथ में चिपका के उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो हाथ बेकार हो जाता है। साथ ही म्यूकस भी अपनी स्लाइम का इस्तेमाल करके एक हाथ को चिपका देता है। यहाँ दूसरी तरफ रोबोटिक हैंड बना रहे डॉग का काम भी पूरा हो जाता है और उसे लोड करने लगते हैं। एक डॉग रिपोर्ट करता है जायंट हैंड का काम पूरा हो गया और उन्हें लोड कर दिया गया, अब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। किंग कहते हैं बहुत अच्छे, भले ही मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने नेशन को डिफेंड करूंगा। और वो अपनी फुल पावर का यूज करके जायंट हैंड को रिप्लेस कर देते हैं। किंग कहते हैं डीमन टाइप केवल बेकार लोगों का झुंड है, मैं इनसे बाटे की मौत का बदला लूंगा। और वो अपनी जायंट हैंड का यूज करके डीमन टाइप को बहुत बुरी तरह कुचलने और फेंकने लगते हैं, लेकिन इन्हें बड़े हाथ का यूज करने से उन पर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उन्हें देख के उनके मेस्टर कहते हैं और मैजेस्टी का से पहले से ही काफी कमजोर है, क्या उनके लिए दोबारा इस तरह से फॉर्जिंग करना सच में अच्छा है। उनके साथ खड़ा दूसरा मेस्टर कहता है यदि हम हेल्प करना चाहें तब भी हम ऐसा नहीं कर सकते, केवल दो लोग और मैजेस्टी और प्रिंस बार्टी पेल मून स्टोन का यूज कर सकते हैं। हमारे पास 3 पेल मून स्टोन है जिनका यूज अलग अलग जगह किया जाता है। इनमें से एक से फोर्ट्रेस को चलाया जाता है, दूसरे से डिफेंस को देखा जाता है, और तीसरे का इस्तेमाल प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। एम्पायर को चलाने वाला स्टोन फोर्ट के अंदर लगा है। डिफेंस के लिए जिस पेल मून स्टोन का यूज किया जाता है वो प्रिंस के वेपन में लगा है, और चूंकि प्रिंस एम्पायर से बाहर है तो वो स्टोन भी प्रिंस के साथ है। और आखिरी स्टोन जिसका यूज प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है वो अभी और मैजेस्टी की स्टिक पे लगा है। फोर्ट पहले ही चलना बंद हो चुका, और अगर डिफेंस की बात करें इसीलिए अब केवल कमी अच्छे फौजर की जो और मैजेस्टी के साथ मिलकर काम कर सके। तभी प्रिंस लोलन कहता है धत तेरे की आखिर मैं इतना बेकार क्यों हूँ, मैं अपने बड़ी भाई की तरह स्किल्ड क्यों नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद हम उनके फोर्ट को देखते हैं जो कि म्यूकस की स्लाइम के कारण चलना रुक गया होता है, और किंग जायंट हैंड्स का इस्तेमाल करके डीमन सोल्जर्स को रोक रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी हालत खराब होने लगती है, उनके मुंह से खून आने लगता है, जिससे कि हाथ हिलना बंद हो जाता है। किंग कहते हैं बुरा हुआ, मैं इस तरह गिर नहीं सकता, मुझे खुद को कठोर बनाना होगा, मुझे ऐसा करना ही होगा। और वो दोबारा जायंट हैंड का इस्तेमाल करके डीमन सोल्जर्स को फेंकने लगते हैं, लेकिन तभी सोसो अपने धागों का इस्तेमाल करके एक हाथ को हिलने से रोक देती है। सोसो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे कितनी बार करते हो, मैं तुम्हें हर बार जमीन पर बांध दूंगी। किंग गुस्से से कहते हैं मैं इन बेकार धागों को तोड़ दूंगा, और वो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके उन्हें तोड़ने के लिए बढ़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाते वहाँ किलियन के कीड़े आ जाते हैं जो कि उसके पास आके ब्लास्ट हो जाते हैं। या दूसरी तरफ म्यूकस भी अपनी स्लाइम का इस्तेमाल करके एक हाथ को चिपका देता है,
जिससे हाथ खराब होने लगता है और किंग का और भी प्रेशर पड़ने लगता है। उनकी हालत खराब होने लगती है, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते और उनके मुंह से खून निकलने लगता है, जो देख के लोलन और बाकी लोग उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ डीमन सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक डीमन कहता है ऐसा लगता है वो जायंट हैंड हिलना बंद हो गया, चलो सभी उन पर अटैक करो, फोर्ट के अंदर चले हैं। और वो सभी उन पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। एयरफोर्स भी डॉर्प टाइप पे अटैक करके उन्हें गिराने लगते हैं। यहाँ अंदर किंग और बाकी लोग ये सब देख रहे होते हैं, जिसके हाथ में एक डॉर्प को देखते हैं जिसके हाथ पर चोट लगी होती है, लेकिन तभी उसकी चोट हील होने लगती है, जो देख के वो हैरान हो जाता है। बाकी डॉर्प की चोटें भी हील होने लगती है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, क्या ये हीलिंग मैजिक है। तभी एक डीमन सोल्जर कहता है इमरजेंसी इमरजेंसी, शायद ड्रॉप टाइप के लिए आसमान से रीइंफोर्समेंट आ रही है, सभी टीम कैप्टन हवाई हमलों से सावधान रहें। लेकिन तभी उन पर रॉकेट से अटैक होने लगते हैं। यहाँ ड्रॉप टाइप, यहाँ तक कि किंग को भी कुछ भी समझ नहीं आता। मिनिस्टर कहते हैं क्या ये रीइंफोर्समेंट है। प्रिंस लोलन कहते हैं क्या अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन किंग को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो भी काफी कंफ्यूज होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एक डीमन सोल्जर ड्रॉप टाइप के कुछ लोगों पर हमला कर रहा होता है। बेकार ड्रॉप्स, मैं तुम्हें मार डालूंगा, अपने हैमर के बिना तुम कैसे लड़ोगे। लेकिन इससे पहले वो उन पर अटैक कर पाता है, एक बर्फ में जमा डीमन उसके ऊपर गिर जाता है। डॉर्प कहते हैं इनकी एयरफोर्स के साथ क्या हुआ, ये जमे हुए क्यों हैं। ये देख के डीमन सोल्जर्स बहुत गुस्सा हो जाता है, अब इस बार कौन है। मिनिस्टर कहता है योर मैजेस्टी, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंस बार्टी वापस आ गए हों। तभी किंग को आवाज आती है ओल्ड फ्रेंड, मिले हुए काफी लंबा समय हो गया। किंग कहते हैं ये आवाज तो। और हम देखते हैं बाहर टीचर मार्टिन और बाकी लोग आ गए होते हैं, जो कि डीमन टाइप से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। टीचर मार्टिन कहते हैं मैं सबसे पहले ये घोषणा कर दूं, मैं मार्टिन में सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, इसका ह्यूमन टाइप से कोई भी संबंध नहीं है। मैं केवल बैठकर ड्रॉप टाइप को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। कौन मेरे दोस्त, मैं आ गया हूँ। यहाँ किंग खान भी उन्हें प्रोजेक्शन में देख रहे होते हैं। किंग कहते हैं ये तो मार्टिन है, अभी ऑर्डर पहुंचाओ, वो दोस्त है, उन पर हमला ना किया जाए। टीचर मार्टिन कहते हैं एली मैं पहले फोर्ट के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। एली कहता है टीचर मार्टिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम पे छोड़ दें। और टीचर मार्टिन वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे म्यूकस देख लेता है। म्यूकस कहता है क्या वो अलग अलग जाना चाहते हैं, और वो अपनी स्लाइम से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले वो अटैक टीचर मार्टिन को लग पाता है, वो फ्रीज होकर नीचे गिर जाता है, जो कि आइसे ने अपने आइस मैजिक से किया होता है। लेकिन तभी उसकी तरफ बहुत सारे कीड़े के कीड़े बढ़ने लगते हैं, लेकिन आइसे के पास पहुंचने से पहले ही कोई उन सभी कीड़ों को जला देता है, और वो सभी कीड़े फायरबॉल बन के नीचे गिरने लगते हैं। म्यूकस कहता ओ डियर, तुम्हारे कीड़े तो राख बन गए। जिस पर किलियन कहता बेवकूफ चुप रहो। जिसके बाद हम एली को देखते हैं, जिसने उन सभी कीड़ों को जला दिया था। एली कहता है ऐसा लगता है मैं इस पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरी इंसेंट फिश स्टेबिलिटी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। यही पीछे एमली से देख के शर्मारी होती है। तभी सोसो कहती है बहुत बढ़िया, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मैं डॉल बना सकती हूँ, और वो अपनी डेथ नीडल से उन पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी पैनी वहां जाती है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। पैनी कहती है क्या डीमन टाइप के प्लेयर जनरल इतने ज्यादा कमजोर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एम्पायर उन्होंने हरा दिया। म्यूकस कहता है ये लोग तो ह्यूमन टाइप से हैं। सिस्टर सोसो क्या तुमने नहीं कहा तब वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। सोसो कहती है जानकारी के हिसाब से ह्यूमन टाइप ने कोई मदद नहीं भेजी, हालांकि ये केवल कुछ लोग हैं, शायद ये अपनी खुद की मर्जी से आए हैं। म्यूकस कहता है ये काफी परेशानी भरा है, लेकिन हमें उन्हें मानना ही होगा। किलियन कहता है लेकिन अगर हम इन्हें मार देंगे तो क्या ह्यूमन टाइप और डीमन टाइप का समझौता इससे इफेक्ट नहीं होगा। सोसो कहती है चिंता मत करो, उन्होंने खुद हमारे काम को रोका है, लिलियन इसके लिए हमें दोष नहीं देगी। लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है जो कि जनरल पपाटे होता है, और तीनों प्लेयर्स के पास कुछ आके गिरता है जो कि असल में पपाटे का सिर ही होता है, जिसे देख के वो तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। और तभी एंट्री होती है हमारी वाइट ड्रैगन टीम के लीडर सोफी सास की। सोफी सास कहता है जो भी ह्यूमन टाइप के स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसे पहले मुझसे होकर जाना पड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ किलियन पपाटे का सिर उठाते हुए कहता है मेरे प्यारे भाई, क्या तुम भूल गए जो मैंने तुमसे कहा था, भले ही तुम मरना चाहो और तुम्हें केवल मेरे हाथ से मरना होगा। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। मेरे को हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया, वो मर गया, इसका मतलब मेरी रैंक बढ़ने वाली है। तभी सोसो कहती है बात करना बेकार है, चलो लड़ाई शुरू करें। जो सुन के सभी डीमन सोल्जर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। डीमन कहते हैं क्या वो एम्पायर के वाइट ड्रैगन टीम का लीडर नहीं है, अगर हम उसे पकड़ सके तो इसका मतलब, लेकिन मैंने सुना उसने कुछ पिलर लेवल के जनरल्स को मार डाला था, इसीलिए उसे हराना आसान नहीं होगा। दूसरा डीमन कहता है हमारे पास केवल 3 पिलर नहीं बल्कि एक पूरी बटालियन भी है, इसका मतलब जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, अगर तुम देर से जाते हो तो इसका क्रेडिट मेरा होगा। और सभी डीमन उन पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ वो सभी भी उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी सोफी सास कहता है एलिना उसका इस्तेमाल करो। एलिना कहती है जी मास्टर, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल सोफी सास पे करने लगती है। साथ ही सोफी सास भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एयर नाइट बना लेता है, जो कि एलिना के मैजिक के कारण बहुत बड़ा बन गया होता है, जो देख के डीमन सोल्जर्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी सोफी सास अपनी स्वॉर्ड से स्विंग कर देता है, जिससे एयर नाइट भी उन पर अटैक कर देता है और एक ही बार में काफी सारे डीमन सोल्जर्स को खत्म कर देता है। लेकिन किलियन एक शील्ड का इस्तेमाल करके पिलर और कुछ लोगों को बचा लेता है, लेकिन सोफी सास के अटैक से उसकी शील्ड भी टूटने लगती है। यहाँ एक अटैक करने के बाद सोफी सास का नाइट भी गायब हो जाता है। तभी सोसो कहती है किलियन तुम्हारी ये शील्ड को बालियन की तरह ही कठोर थी, फिर भी वो टूट गई। सोफी सास सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। वैसे जिन्हें बालियन के बारे में नहीं पता तो ये वही डायमंड पिलर है जिसे रेड ने कुछ चैप्टर पहले मारा था। म्यूकस कहता है इसमें कोई शक नहीं कि पपाटे उसके हाथों मारा गया। किलियन थोड़ा शांत हो जाओ वरना तुम भी अपने भाई की तरह कब्र में चले जाओगे। लेकिन किलियन रेस में जाने लगता है तुम लोग बकवास बंद करो, और वो पूरी तरह रेस में चला जाता है जिससे उसका कलर रेड हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ सिरकटा डॉर्फ आ जाता है जो कि कहता है बहुत हुआ, पीछे हटो, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो डॉर्फ कहता है आज के लिए बहुत है, सभी लोग अपने सोल्जर्स के साथ वापस आ जाओ। सोसो प्यार से यस सर कहती है, लेकिन किलियन मना कर देता है मैं मना कर
करता हूँ, हम बहुत करीब हैं, मुझे यकीन है हम डॉर्फ और ह्यूमन दोनों को एक साथ हरा सकते हैं। वो डॉर्फ कहता है किलियन क्या तुम मेरे ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत कर रहे हो। वैसे इस मरे हुए डॉर्फ को कॉप्स पिलर कंट्रोल कर रहा है, या कहें तो डेड बॉडी का पिलर। म्यूकस कहता है किलियन अच्छा होगा अगर तुम कॉप्स पिलर को नाराज ना करो। जो सुन के किलियन शांत हो जाता है और वो सभी वापस जाने लगते हैं और सभी सोल्जर्स को ही वापस चलने के लिए कह देते हैं, जिसके बाद वहाँ सोबिसास और बाकी लोग बचते हैं और चीजें वहाँ शांत हो जाती हैं। एलिना हंसते हुए कहती है मैं इस तरह के बड़े लेवल का मैजिक दिन में केवल एक बार कर सकती हूँ। इसमें से वो लोग डर गए। जो सुन के मोरो डर जाता है तो क्या डीमन टाइप कुछ समय पहले हमला करती तो